हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। न्यूज़ का टाइटल है दोस्तों, व्हाई डोनाल्ड ट्रंप टॉकिंग अबाउट एनेक्सिंग ग्रीनलैंड। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहते हैं या उस पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं। उनके हिसाब से ग्रीनलैंड जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रियल इस्टेट है। करंट में आपने पढ़ा होगा कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है, जो अभी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट होंगे, उन्होंने बहुत बार बोला है कि वो पनामा कैनल को खरीदना चाहते हैं, या अभी रिसेंटली उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि उन्हें ग्रीनलैंड को खरीदना है। अब दोस्तों, और ट्रंप ने ये भी बोला है कि ग्रीनलैंड को वो पैसे देकर भी खरीद सकते हैं या वो मिलिट्री एक्शन लेने से भी आगे पीछे नहीं सोचेंगे, यानी यूएस मिलिट्री को भेजकर भी वो ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करेंगे। तो भाई, यूएस को ग्रीनलैंड दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और रिसेंटली जैसे हमने देखा कि ट्रंप जो है वो कुछ भी करके इस ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, और रिसेंटली उनके बेटे ने भी ग्रीनलैंड को विजिट किया, जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिसके वजह से इस बात पर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है, जिसमें जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज जो बोल रही है कि वो इस बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे या बहुत विजिलेंस प्ले करेंगे कि भाई यूएस को ज़बरदस्ती हम ग्रीनलैंड को हड़पने नहीं देंगे। अब दोस्तों, ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। अब उसके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले दोस्तों हमें पता करना है कि ग्रीनलैंड एक्चुअल में है कहाँ पे। तो दोस्तों, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की लोकेशन जो है दोस्तों, वो ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन में है, और यहाँ पे ऊपर में ये आर्टिक ओशन से भी कनेक्टेड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब ऐसा मैप जब हम लोग देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ग्रीनलैंड जो है ये एक बहुत बड़ा लैंडमास है। ये मोस्टली दोस्तों बर्फ से ढका होता है, पूरा आइस कवर है वहाँ पे, और वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। ओनली 57,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। अब दोस्तों, ये अगर आर्टिक ओशन के व्यू को देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड के एक साइड में यहाँ पर दोस्तों देखो रशिया है, और यहाँ पर दोस्तों है कनाडा, और ये है यूएसए का अलास्का। और हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट जो है, जो रशिया और अलास्का को सेपरेट करती है, वो यहाँ पर है। यानी मैप में तो अलग दिखता है, पर जब आप टॉप व्यू देखोगे तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि यहाँ रशिया और कनाडा के बीच में कितना कम डिस्टेंस है, और इस पूरे रूट में ग्रीनलैंड की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये है बेरिंग स्ट्रेट जहाँ से एंटर हो सकता है। अब यहाँ से दोस्तों ये ऐसे एक सी रूट भी बन सकता है, और एक दूसरा ऐसे सी रूट भी बन सकता है जो कनाडा से कनेक्ट होके जाएगा। अब यहाँ पे सी रूट कैसे बनेंगे भाई? आप लोग तो बोलोगे कि सी रूट कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिक ओशन जो है, जो फ्रोजन है, कंप्लीटली बर्फ से ढका है, पर अभी क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो शुरू है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? तो दोस्तों, टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जिसके वजह से ये आर्टिक ओशन, परमाफ्रॉस्ट जो है यहाँ पे पिघल रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 1960 से देखें तो आपको 2017 तक देखेगा कि इतना कम एरिया जो अभी बचा है जो फ्रोजन फॉर्म में है, बाकी आइस जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इसकी मेल्टिंग जो है बहुत फास्ट हो रही है, और जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ते जाएगा वैसे ही दोस्तों इसकी मेल्टिंग जो है वो फास्टर हो जाएगी। यानी ये जो सिल्क रूट जो है, ओके, ये जो ट्रेडिंग रूट जो है यहाँ से कोस्टल एरिया से, ये जो है ये ओपन अप हो जाएंगे। यानी फ्यूचर में दोस्तों इन रूट से ट्रेडिंग होगी, यहाँ से शिप जो है वो पास होंगी, और उसके लिए स्पेशल टाइप के शिप्स भी अभी रशिया बिल्डअप कर रहा है, जिन्हें आइस ब्रेकर कहते हैं। कि ये देखिए यहाँ पे आइस की परत जो है बहुत पतली हो गई है, यहाँ पर भी ये शिप्स जो है आइस को ब्रेक करते हुए चल रहे हैं। यानी दोस्तों, आर्टिक पिघल रहा है क्लाइमेट चेंज के वजह से, जिसके वजह से आर्टिक ओशन में शिपिंग रूट्स क्रिएट होंगे, और ये जो सारे रूट्स है इनमें दोस्तों ये ग्रीनलैंड बहुत ही सेंट्रल पीस एक्वायर करता है। और दोस्तों, यूएसए को यहाँ पर चाहिए मिलिट्री बेस। अब यूएसए को मिलिट्री बेस क्यों चाहिए? अब ये शिपिंग लेन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो दोस्तों, शिपिंग लेन के बारे में अगर यहाँ से आप देखो तो जापान से अगर किसी को लंदन में जाना होता है, जापान से लंदन जाना है तो उन्हें पूरे इंडियन ओशन से जाना है, यहाँ मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए, फिर बाद में सुएज कैनल से मेडिटेरियन ओशन होते हुए लंदन तक पहुंचना होता है। पर अगर आर्टिक ओशन पिघल जाए और यहाँ से शिपिंग पॉसिबल हो जाएगी तो क्या होगा? तो दोस्तों, जापान से पर्सन जो है इस रूट से यहाँ पर चला जाएगा। ये मैप में हमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों ये नॉर्थ पोल के हिसाब से देखो तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। अब कितना? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, चाइना की जो सिटी है बुसान,
यहाँ से अगर हम लोग अपने इंडियन ओशन वाले फिर सुएज कैनल और फिर मेडिटेरियन सी से होते हुए अगर रॉटरडैम में जाते हैं तो टोटल 22 डिग्री, टोटल 22,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। पर वही अगर इस बुसान से ये नॉर्थ आर्टिक ओशन से अगर शिप जाएगी रॉटरडैम तो सिर्फ 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना होगा। यानी टोटल दोस्तों 7,000 किलोमीटर का ट्रैवल जो है वो बच जाएगा। तो आप ही सोच सकते हो कि ये जो ट्रेडिंग रूट है ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फास्टर तो होंगे पर इकोनॉमिकली भी बहुत सस्ते होंगे और इसीलिए दोस्तों यूएसए को इस पर कंट्रोल चाहिए। अब ये दोस्तों ये थी बेरिंग स्ट्रेट और यहाँ पर आपको दिखता है कनाडा और यहाँ पर दिखता है आपको रशिया और उसी से दोस्तों यूएसए और रशिया के बीच के डिस्टेंस भी जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझना है कि ये आर्कटिक ओशन जो पिघल रहा है जिससे ये शिपिंग लेन्स ओपन हो जाएंगे जिन पर कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों ग्रीनलैंड का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। ये मैंने पर्सपेक्टिव आपको बताया ओनली जियोपॉलिटिकल। अब जियो इकोनॉमिक भी तो पर्सपेक्टिव होगा। तो दोस्तों जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये एरिया जो था फ्रोजन था, मोस्टली परमाफ्रॉस्ट है। यहाँ पे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस बहुत लार्ज क्वांटिटी में है। उसके साथ यहाँ पे डायमंड है, प्लैटिनम है, गोल्ड है, कॉपर है और आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिथियम भी है जो ईवी बैटरीज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड ये सेपरेट कंट्री है क्या? तो नहीं। ग्रीनलैंड दोस्तों ये डेनमार्क की एक टेरिटरी है। ग्रीनलैंड का बहुत कम एरिया जो है वो ह्यूमन हैबिटेबल है। यहाँ पर ओनली 57,000 लोग रहते हैं। ओके, ओनली 57,000 लोग यहाँ पर रहते हैं और डेनमार्क जो है इसे कंट्रोल करता है। ये डेनमार्क की टेरिटोरी है। यहाँ पर बाद में डेनमार्क से इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट भी हुई थी। तो अभी ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क की एक ऑटोनॉमस टेरिटोरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दुनिया का लार्जेस्ट आइसलैंड है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और डेनमार्क को यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जिसका मेन सबसाइडेंस वाला जो उनकी जो मेन सबसाइडेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो दोस्तों फिशिंग है। तो डेनमार्क गवर्नमेंट यहाँ पर हर साल सब्सिडी में $700 मिलियन स्पेंड करती है जो अब लार्ज में बढ़ के दोस्तों $1 बिलियन तक चली जाती है। यानी इसे दोस्तों डेनमार्क के लिए फाइनेंशियल बर्डन माना जा रहा है। तो ग्रीनलैंड को डेनमार्क कंट्रोल करता है और डेनमार्क के पर्सपेक्टिव से ग्रीनलैंड जो है ये फाइनेंशियल बर्डन भी है। अब दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफर दिया था उसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ये आइलैंड ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि ग्रीनलैंड जो है ये नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल फ्रीडम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब नेशनल सिक्योरिटी हमने देखा, ग्रीनलैंड पर अगर कंट्रोल किया जाएगा तो रशियन नेवी की शिप्स जो है वो शॉर्टेस्ट रूट से आ नहीं पाएंगी या चाइना भी जो है जो उस रूट को यूज़ कर सकता है मिलिट्री पर्पस के लिए या ट्रेड में डोमिनेंस के लिए, तो वो रूट पर यूएसए को खुद का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल चाहिए। उसके बाद दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका ये है कि यूएसए से ये बहुत क्लोजर है और यूएस और यूरोप के बीच में जो रूट जाता है, देखो यूएस और यूरोप में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है और यूएस और यूरोप का जो ट्रेडिंग रूट है उसी पर तो ये ग्रीनलैंड सिचुएटेड है। तो ग्रीनलैंड पर दोस्तों कब्जा होना यूएसए का उसके सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और जियोपॉलिटिकल पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोस्तों स्ट्रैटेजिक राइवल जो है रशिया और चाइना, इनकी एक्टिविटीज़ जो है ये आर्कटिक ओशन में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रशिया ने दोस्तों उसके आर्कटिक ओशन में बहुत सारे मिलिट्री बेस जो है वो डेवलप किए हैं। उसके साथ ही आइस कटर जो स्पेशल टाइप की शिप्स जो है आइस ब्रेकर शिप्स, उसकी भी सबसे लार्जेस्ट फ्लीट जो है वो रशिया के पास है और वो लोग अभी आर्कटिक ओशन से रिसोर्स माइनिंग, क्रूड ऑयल, इन पर ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं और शिपिंग लेन को प्रमोट करना ये रशियन मिलिट्री का और रशिया का एक स्ट्रैटेजिक गोल भी है। तो वो उस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीनलैंड की लोकेशन जो है वो यूएस डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर स्ट्रैटेजिक रूट के बारे में हमने देखा। अब हम लोगों ने बीच में न्यूज़ पढ़ा था कि भाई पनामा क्यों, ओके, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पनामा को क्यों खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात पर गौर फरमाइएगा कि ईस्ट कोस्ट जो है यूएसए का, यहाँ से अगर वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से अगर कैलिफोर्निया जाना है तो वो शिप को कौन सा रूट लेना पड़ता है। तो दोस्तों वो शिप जो है पहले इस रूट से जाती थी पूरे ऐसे, फिर बाद में इन्होंने पनामा कैनल क्रिएट किया।
अब पनामा कैनल ने जो किया दोस्तों, तो इनको एक शॉर्टेस्ट रूट यहाँ से ओपन करवा दिया। पर पनामा कैनल यूएसए ने बिल्ड किया, बाद में उसे पनामा को हैंड ओवर किया। अब ट्रंप उस पनामा कैनल को भी वापस खरीदना चाहता है। क्यों? तो यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाइनीज़ जो है ये पनामा को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरा ये कि अमेरिकन शिप्स जो है उनसे पनामा बहुत ज़्यादा चार्ज भी कर रहा है। अब इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पनामा कैनल को भी खरीदना चाहता है। या दूसरी फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर आर्कटिक रूट ओपन हो जाए तो दोस्तों अमेरिकन शिप्स जो है ये आर्कटिक रूट को फॉलो करते हुए भी उसके वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए भी इन्हें ग्रीनलैंड पर कंट्रोल यूएसए को जरूरी है। तो क्यों? तो ये भाई दोस्तों शॉर्टर और मोर इफिशिएंट, सबसे शॉर्टेस्ट और इफिशिएंट शिपिंग रूट है। दूसरा दोस्तों क्लाइमेट चेंज के वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट इम्पैक्ट भी है इसका कि यहाँ पे वोलाटिलिटी इंक्रीज होगी। और यूएस का जो डिपेंडेंस है पनामा कैनल पे, अभी यूएस पनामा कैनल पे डिपेंडेंट है दोस्तों उसके ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो है इसमें एक अल्टरनेट रूट भी क्रिएट हो जाएगा। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो की कोड जो हमेशा यूज किया जाता है, उस की कोड को भी आप नोट करोगे। की कोड है हाईवे फ्रॉम आर्कटिक टू नॉर्थ अमेरिका, हाईवे फ्रॉम नॉर्टिक टू नॉर्थ अमेरिका। अब दोस्तों ये थे इसके सारे फीचर्स। मिनरल फीचर्स तो यहाँ पर भाई लिथियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिनकी आने वाली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, सिक्स्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, इलेक्ट्रिकल बैटरीज में बहुत ज़रूरत है। और ये जो रीजन है ये बहुत रिच है। और दोस्तों ये रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। अब दोस्तों यूएसए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहता है। अब यूएसए को अगर ग्रीनलैंड को एक्वायर करना है तो क्या यूएसए ने इससे पहले किसी टेरिटरी को एक्वायर किया है? क्या किसी कंट्री को या किसी कंट्री के पार्ट को खरीदना इतना इजी होता है? तो दोस्तों यूएसए ने सबसे आखिरी बार 1917 में एक टेरिटरी को खरीदा था। ओके, उन्होंने डच वेस्ट इंडीज से कुछ आइलैंड्स को खरीदा था, वो यहाँ पर है। तो दोस्तों डच वेस्ट इंडीज, डच यानी जो नेदरलैंड्स के जो सिटीजन्स हैं उनके हिसाब से, तो नेदरलैंड की जो यहाँ पे कॉलोनी थी वेस्ट इंडीज में कुछ आइलैंड्स, उनको यूएसए ने खरीदा था, जिनका नाम अभी है दोस्तों यूएस वर्जिन आइलैंड। तो ये एक तरीका है जो यूएसए पहले भी कर चुका है कि पैसे देकर उस आइलैंड्स को खरीदना। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो ग्रीनलैंड के लिए पैसे ऑफर करे और उसके बदले में उस आइलैंड को खरीद ले। दूसरा दोस्तों यूएस और डेनमार्क के बीच में ना ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए निगोशिएशन शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। यूएस को इस बात से डर लग रहा था कि कहीं ग्रीनलैंड को जर्मनी कैप्चर ना कर ले, और अगर जर्मनी ने ग्रीनलैंड को कैप्चर कर लिया होता तो यूएसए के लिए वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता। तो इनमें निगोशिएशन शुरू हुआ था, जिसके बेसिस पर डेनमार्क में दोस्तों रेफरेंडम भी हुआ था, क्या हमने ग्रीनलैंड बेच देना चाहिए करके। और उस रेफरेंडम में 2/3 लोगों ने बोला था कि ग्रीनलैंड जो है, ये जो आइलैंड है, इसे आप यूएसए को बेच दो। और दोस्तों यहाँ पे बेचा भी गया था। तो डेनमार्क जो है यूएसए को दोस्तों 31 मार्च 1917 को 25 मिलियन गोल्ड कॉइन में बेचा भी गया था। तो फिर अब क्या हुआ? फिर दोस्तों बाद में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तब कोल्ड वॉर का टाइम था, तब यूएसए ने दोस्तों यहाँ पर अपना एक मिसाइल बेस भी बनाया था, पर यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई थी। उसके बाद यूएसए ने ये जो ग्रीनलैंड है इसे वापस डेनमार्क को सौंप दिया था। ओके, ये यूएसए से बहुत बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुई है कि उन्होंने ग्रीनलैंड जो पहले उन्होंने खरीदा था, बाद में उन्होंने उसे डेनमार्क को वापस हैंड ओवर भी कर दिया। तो अभी यहाँ पे दोस्तों ग्रीनलैंड बिलोंग टू पीपल ऑफ ग्रीनलैंड करके एक मूवमेंट भी शुरू है। तो ट्रम्प जो है ये ग्रीनलैंड को खरीद सकता है, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये ग्रीनलैंड को पैसे देके खरीद सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें निगोशिएशन करना पड़ेगा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ। पर यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग किस्सा होता है, वो ये कि भाई ग्रीनलैंड में दोस्तों इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट शुरू है, और अगर ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट हो जाता है तो भाई डेनमार्क के साथ यूएसए को निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यूएसए जो है वो डायरेक्टली ग्रीनलैंड के साथ निगोशिएट कर सकता है, और दोस्तों इस आइलैंड को ये खरीद सकते हैं जहां पर सिर्फ 57,000 पॉपुलेशन है। पर 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑफर दी थी कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, जिसे रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरा ऑप्शन कौन सा है? मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री भेज के ज़बरदस्ती उसे
हड़पना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं इस ऑप्शन को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, अगर वो इकोनॉमिक तरीके से आता है खरीद के तो बेटर है, अदरवाइज हम लोग आर्मी को भेजकर भी उसे खरीदेंगे। अब आर्मी को बेचकर अगर खरीदते हैं, मतलब उस पर कंट्रोल करेंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर को डोनाल्ड ट्रंप ने रूल आउट नहीं किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मुझे अगर मिलिट्री एक्शन लेनी पड़े तो भी लेंगे, पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ग्रीनलैंड भी नाटो का पार्ट है। अब ग्रीनलैंड नाटो का पार्ट कैसे हो गया, तो दोस्तों डेनमार्क नाटो का पार्ट है और डेनमार्क का ही कंट्रोल तो ग्रीनलैंड पे है, तो ग्रीनलैंड भी नाटो का पार्ट हो गया, यानी यूएसए उस पर मिलिट्री एक्शन नहीं ले पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यूएसए ने अर्ली वार्निंग मिसाइल सिस्टम भी बिल्डअप की थी, जो रशिया के अगेंस्ट अर्ली वार्निंग के लिए सेटअप की गई थी, बाद में उसको अबंडन कर दिया, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। और दोस्तों ग्रीनलैंड पर आज की डेट में यूएस एयरफोर्स का एक बेस भी है, यानी यूएसए की पहले यहाँ पे एक रेडार सिस्टम थी रशिया को मॉनिटर करने के लिए, और यूएसए का अभी यहाँ पर एक एयरफोर्स बेस भी है, यानी ग्रीनलैंड पर यूएसए का दोस्तों ऑलरेडी मिलिट्री प्रेजेंस है। तो यूएसए जब चाहे तब इसे मिलिट्री एक्शन से भी एक्वायर कर सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा सिनेरियो, जहाँ पे ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहता है, उनके ट्रेडिंग रूट का इंपॉर्टेंस क्या है, और ट्रम्प के सामने कौन से ऑप्शन है, एक इकोनॉमिक ऑप्शन है और एक दोस्तों मिलिट्री ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शंस के हम लोगों ने लिमिटेशंस भी देखे और बेनिफिट्स भी देखे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको स्टडी IQ PCS के निश्चय 2 बैच के बारे में बता दूं कि दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ आपके लिए निश्चय 2 बैच लेकर आया है। और ये बैच दोस्तों 10 जनवरी से शुरू होने वाली है, और 10 जनवरी से पहले आप इस बैच में इनरोल हो जाइए। और इनरोल होने से पहले दोस्तों ये मेरा कोड जो है PSK लाइव, इस कोड को आप यूज़ करेंगे। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस कोर्स की प्राइस अभी यहाँ पे 12,499 है, ये कोर्स दोस्तों आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड PSK लाइव अप्लाई करते हो। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी निश्चय 2 बैच को इनरोल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा कोड जो है PSK लाइव उसे यूज़ करना मत भूलिए। उसके साथ ही दोस्तों कोड तो आपको पता चल गया PSK लाइव, उसके साथ ही दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम ID भी है, जहाँ पर आपको आपके आज के सेशन की PDF फाइल भी मिलेगी, और यहाँ पर मैं आपको साइंस टेक से रिलेटेड और इथिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर के आर्टिकल भी शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों आज के ही इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।